और मुझे लगता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे अलग-अलग प्रांतों से, अलग-अलग जगहों से लोग यहाँ पर हैं। तो सभी को पहले मेरा सभी को सादर नमस्कार और बहुत-बहुत आज के दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ सभी को। अ, आज हम जिस दिवस की बात कर रहे हैं वो है भारतीय भाषा दिवस। और हम सभी जानते हैं कि भारत जो है वो बहुरंगी संस्कृति को यहाँ पर हम लोग मनाते हैं। बहुत सारे धर्म, जाति, संप्रदाय, रहन-सहन, खान-पान सभी का मिली-जुली संस्कृति का हमारा भारत देश है। बहुत सारी आस्थाएँ और मान्यताएँ हमारे देश में हम लोगों के बीच में विद्यमान है। जब हम इतनी सारी भाषाओं, इतनी सारी संस्कृति, इतने सारे रंगों के बीच में रहते हैं, तो ये रंगों को जोड़ने वाली जो भाषा है, इन रंगों को एक साथ समेटने वाली भाषा जो है वो है हिंदी भाषा। और हिंदी के साथ में उनकी सखियों के रूप में उनको और प्रबल बनाने के लिए जो अन्य भाषाएँ जुड़ी हुई हैं, वो हमारे देश में बहुत सारी यहाँ पर हमारी भाषाएँ हैं। तो सभी को पुनः भारतीय भाषा दिवस की शुभकामनाएँ। और हम अगर ये सोचते हैं कि आज वो दिन क्यों है? जिसको हमने भारतीय भाषा दिवस मनाने के रूप में हमारी सरकार ने चयनित किया। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, आप सभी ने अखबार में पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कि हमारी एक तमिल के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं सुब्रमण्यम भारती जी। भारती उनका उपनाम है और भारती की सेवा करने के कारण, माँ भारती, माँ सरस्वती की सेवा करने के कारण उनको ये नाम मिला। 14 वर्ष की मात्र अवस्था में उन्हें ये सम्मान से अलंकृत किया गया। आप सोचिए, हमें सोचने पर ये मजबूर होना होगा कि ऐसी क्या प्रतिभा रही होगी उन व्यक्ति के अंदर, जिसे इतने बड़े सम्मान से उनको नवाज़ा गया। तमिल की बहुत बड़े कवि हैं तमिल भाषा के। और तमिल में के साथ-साथ उन्होंने हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बांग्ला सारी ही भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। बहुत सारी अनगिनत कविताएँ उन्होंने लिखी। स्वतंत्रता के आंदोलन से वो जुड़े रहे और उनकी कविताओं में ऐसी ताकत थी कि उनकी कविताओं को सुन कर के बहुत सारे लोग, आमजन, जिनको स्वतंत्रता के आंदोलन से बहुत अधिक फ़र्क उस समय नहीं पड़ता था, लेकिन फिर भी उन कविताओं से इतना रोमांचित होकर, इतना ऊर्जा महसूस करने के कारण, वो सभी उस आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। तो ऐसे हमारे महान कवि सुब्रमण्यम भारती जी का आज जन्म दिवस होता है। और उस जन्म दिवस को मनाने के लिए सरकार ने अ, उनको एक सम्मान देने के तौर पर आज के दिवस को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया। तो ये 2 कारण हो गए कि भारती जी का जन्म दिवस हो गया और बहुत सारी भाषाओं को सम्मान देने का एक कार्य हुआ, जिसके कारण से आज के दिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में हम मना रहे हैं और कई वर्षों से हम मना रहे हैं। आप अगर हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी का अगर कभी आपने लाल किले से भाषण आपने सुना ही होगा, तो आपने देखा होगा कि कई बार वो भारती जी की कविताओं को उल्लिखित करते हैं, बोलते हैं, क्योंकि उनकी कविताओं में जो देशभक्ति का, राष्ट्र प्रेम की बात है, वो दूसरे कवियों में भी है, लेकिन उस समय के कवियों में, जिस समय भारती जी ने ये कविताएँ लिखी, उस समय एक बहुत उनकी इन कविताओं का एक बहुत प्रभाव समाज पर था। मात्र 40 वर्ष की अवस्था में वो स्वर्ग सिधार गए, इस पृथ्वी पर उन्होंने अपनी अंतिम साँस ली। पर उन 40 वर्षों की सेवा में उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज को इतना कुछ प्रदान किया कि वो 40 वर्ष हमारे लिए अतुलनीय, हमारे लिए वो अविस्मरणीय 40 वर्ष बन गए। एक उनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता है, काफ़ी बड़ी कविता है, जाने वाला भारत, आने वाला भारत। कैसे भारत की कल्पना हम कर रहे हैं कि वो आए हमारे बीच में और कैसा भारत जो हमें पसंद नहीं है। भारत में वो क्या चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि हम छोड़ दें। उन सब चीज़ों को उन्होंने उसमें उल्लिखित किया। तो एक उसकी 4 पंक्तियाँ बड़ी उनकी फ़ेमस है, बहुत प्रसिद्ध हैं, क्योंकि वो हमारी भाषाओं से रिलेट करती है, भाषाओं से संबंधित है कि दुनिया की अनगिन भाषाओं को सीखोगे। हम सब फ्रेंच, जर्मन, चीनी भाषा और कितनी भाषाओं को सीखने का शौक रखते हैं। तो भारती जी ने, आप सोचिए, वो 1880-86 के आसपास की बातें हैं
और वो कह रहे हैं कि दुनिया की अनगिन भाषाओं को सीखोगे, किंतु न सीखोगे निज भाषा। जा, जा, जा। माने जा, 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 वो हम जैसे लोगों को एक कटाक्ष कर रहे हैं हम पर कि हम अपनी भाषाओं का सम्मान करने के स्थान पर हम दूसरे देशों की भाषाओं को सीखना ज़्यादा हम गर्व का विषय समझते हैं। पढ़ डालोगे ग्रंथ अनेकों, पढ़ डालोगे ग्रंथ अनेकों, किंतु एक भी ग्रंथ न अपना पढ़ पाओगे। जा, जा, जा। हमें सब कुछ पढ़ना है, हमें सब कुछ सीखना है, लेकिन किसकी शर्त पर? हमें अपनी भाषाओं को दरकिनार करके दूसरी भाषाओं को अगर हम सीखने का दायित्व लेते हैं या हम उन्हें सीखने में रुचि दिखाते हैं, तो सीखना किसी भी चीज़ को कुछ गलत नहीं है या हमारे लिए कोई खराब बात नहीं है। लेकिन किसकी कीमत पे? अपनी भाषाओं को त्याग कर अगर हम दूसरी भाषाओं को सीखेंगे, तो शायद भारती जी की निगाह में वो उतना उचित नहीं होगा जितना कि होना चाहिए। तो इसीलिए भारती जी को बहुत अधिक सम्मान दिया गया, भारती जी को बहुत अधिक महत्व दिया और ये तय किया गया कि ऐसे विद्वान के बारे में जिन्होंने इतना कुछ हमारे भारतवर्ष को दिया, इतनी सुंदर उन्होंने कल्पनाएँ की, उनको सम्मान देते हुए हमें आज के दिन को, उनके जन्म दिवस को भारतीय भाषा दिवस के रूप में हमें मनाना चाहिए। तो इसीलिए मैं पुनः आज के दिन पर चूँकि हम बहुत सारे आप लोगों के बीच में भी कई प्रांतों को के रहने वाले लोग जुड़े होंगे। कोई तमिल होगा, कोई तेलुगु होगा, कोई कन्नड़ होगा, कोई पंजाबी भी होगा। पंजाबी ना भी हो तो पंजाबी सीखना आजकल गानों और पिक्चर के कारण, मूवीज़ के कारण लोग बहुत पसंद करते हैं। तो सभी को पुनः उनकी अपनी भाषा के लिए बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। ये सब हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं, जहाँ इतनी भाषाओं की संस्कृति है, जहाँ 4 कोस पर पानी बदले और 8 कोस पर वाणी। थोड़ी-सी दूर पे चली जाइए तो आपको कहीं ब्रज मिलेगी, तो कहीं अवधी मिलेगी, तो कहीं पंजाबी मिलेगी। और कई बार जब मैं अपने विद्यार्थियों को पढ़ाती हूँ, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आप बताइए कि हम कौन-सी भाषा बोलते हैं? तो तुरंत बच्चे कहते हैं हिंदी। हिंदी तो सब कुछ है, लेकिन हिंदी में भी चूँकि हम अगर अपने उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की भी हम जिस इलाके में रहते हैं, हमारा जो ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का भाग है जिसमें हम गाज़ियाबाद, मेरठ, मुज़फ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर की अगर हम बात करें, तो वो कौन-सी बोली है जिसे हम बोलते हैं? तो वो बोली है खड़ी बोली, जिसको कभी बड़ी गँवारू भाषा कहा जाता था, जिसको कभी बड़ी खरी-खरी भाषा कहा जाता था, लेकिन आज वो हमारे साहित्य की भाषा है। क्योंकि साहित्य एक ऐसा सागर है जिसमें आप जितना डालेंगे, उतना ही वो निखर कर के मोतियों के रूप में आपके पास आएगा। तो हम जो बोलते हैं, वो हम खड़ी बोलते हैं। थोड़ा-सा आगे मथुरा की तरफ चले जाएँगे तो ब्रज मिलेगा, आगरा की तरफ चले जाएँगे तो उधर फिर आपको अवधी मिलनी शुरू हो जाएगी और आगे हरियाणा की तरफ चले जाएँगे तो हरियाणवी, पंजाबी बहुत सारी भाषाएँ हम लोगों के साथ हैं और हम एक-दूसरे के साथ कभी भी उन भाषाओं को लेकर के कोई तकरार नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको अपना पसंद है, मुझे अपना पसंद है क्योंकि बाकी तो सबकी एक भाषा हिंदी है ही। तो जब हम बात हिंदी की करते हैं, तो पहले हमें ये समझने की आवश्यकता होती है क्योंकि अक्सर हम आजकल के बच्चों को अक्सर मैं कहते सुनती हूँ कि हिंदी बहुत कठिन भाषा है, हिंदी हमें समझ में नहीं आती, अच्छे से शुद्ध तरीके से लिख नहीं पाते लोग, बोलने में बहुत अशुद्ध उच्चारण कई बार लोग करते हैं जो हिंदी जगहों के, हिंदी पट्टी के लोग हैं, वो भी करते हैं। तो थोड़ा-सा हमें चूँकि अगर हम किसी भाषा को, किसी चीज़ को अगर हम समझ कर के अपनाते हैं, तो मुझे लगता है हमें उस चीज़ से प्यार हो जाता है। तो अगर आप अपने वंश को, अपने घर को, अपने नाम को अच्छी तरीके से समझते तो आप एक्सप्लेन कर पाते हैं, बता पाते हैं कि मैं इसलिए इस नाम को डिज़र्व करता हूँ। तो पहले हमें हिंदी को थोड़ा-सा समझना है तब मैं उस आगे की बात पर आऊँगी। चूँकि आज का हमारा विषय है भाषा का महत्व, प्रसार और प्रासंगिकता और चूँकि इस दिवस को जब मनाने का निश्चय किया गया तो इसको जो थीम दी है सरकार ने वो दी है भारतीय भाषा दिवस के पर कि भाषा में एकता। तो एकता भाषाओं के माध्यम से किस प्रकार की एकता हो? तो पहले हम अपनी भाषा जिसे हम हिंदी भाषा कहते हैं, जो हमारे भारत की अ, राजभाषा कहें, राष्ट्रभाषा कहें, मातृभाषा कहें, वो सारी भाषाओं को के रूप में हम हिंदी को स्वीकार करते हैं। तो पहले थोड़ी-सी बात हम हिंदी के ऊपर करते हैं कि हिंदी दरअसल है क्या? हिंदी हमारी हिंद की भाषा है और हिंद शब्द कहाँ से बना?
हिंद शब्द बना सिंध से। सिंध किसको कहा गया? हम सभी जानते हैं कि एक नदी है जो उसका नाम है सिंधु नदी। और सिंधु नदी के आसपास का जितना भी क्षेत्र था, उसको सिंध प्रदेश कहा जाता था और वहां जो बोली बोली जाती थी, उसको हम सिंधी कहा करते थे। अब चूंकि सिंधी जब इराक, ईरान के लोग आए यहाँ पर, तो उन्होंने उनमें जो फारस के लोग थे, उनमें सा ध्वनि उच्चरित होती थी, वो हा ध्वनि को उच्चरित नहीं कर पाते थे। तो सिंध बने सा ध्वनि उच्चरित नहीं कर पाते थे, इसलिए सा की जगह पर, सा के स्थान पर वो उसको हा प्रोनाउंस करने लगे, हा उच्चरित करने लगे। जिससे क्या हुआ कि सिंध के स्थान पर वो उस जगह को हिंद बोलने लगे। और हिंद बोलने के कारण वहां आसपास की बोली हिंदी बन गई और वो सिंधुस्तान जो है वो हिंदुस्तान बन गया। तो एक कहाँ से हमारा वो शब्द ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से वो बना, ये हमें अगर पता हो कि हिंदी, हम कई बार कहते हैं ना कि हिंदी ही नाम क्यों रख दिया, ये यही नाम क्यों रख दिया, इसके स्थान पर कुछ और भी नाम हो सकता था। तो हमें थोड़ा सा ये अगर हमें पता होता है कि वो सिंध को उच्चरित ना करने के कारण वो हिंद उसको उच्चरित करने लगे और उस स्थान को हिंदू, हिंदुस्तान या हिंदी भाषा के रूप में उसको कहा जाने लगा, तो वहां से हमारा हिंदी शब्द आया। फिर एक बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे बीच में आता है कि जब हम हिंदी के विषय में बात करते हैं कि हिंदी लिखी कैसे जाती है, हिंदी शब्द बेसिकली कैसे लिखा जाता है। तो आपने भी इग्नू में भी मैंने देखा है काफी सारी बुक्स में दोनों तरीके की हिंदी शब्द को लिखा जाता है, जिसमें हा के ऊपर हम बिंदी लगाते हैं और कभी कभी हम हा और दा के बीच में ना, आधा ना शब्द को भी लिखते हैं। और हम कहते हैं कि दोनों ही प्रकार से हिंदी शब्द ठीक है, आजकल के हिसाब से दोनों ठीक है। लेकिन जहां तक अगर हम व्याकरणिक नियमों की बात करें, तो कोई एक ही चीज ठीक होती है, लेकिन हमें उन चीजों का अगर ज्ञान नहीं है, हम उन चीजों को अगर ठीक से समझ नहीं पाते हैं, तब हम दोनों चीजों को स्वीकार करने लग जाते हैं। अब आजकल हम सब जानते हैं कि अंग्रेजी का बोलबाला है। एनसीईआरटी की बुक्स में जो व्याकरणिक समितियां बना करती थी पहले, व्याकरण को, हिंदी के व्याकरण को सुधारने के लिए, उनका धीरे धीरे क्षय होता चला जा रहा है। सरकार के द्वारा वो कमेटियां, वो समितियां नहीं बनती हैं। इसलिए जैसा आजकल की हमारी यंग जनरेशन, हमारे युवा बच्चे जिस तरीके की चीजों को पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम उसी को स्वीकार करने लग गए। तो चूंकि आज हम हिंदी और भाषाओं की बात करें, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना जरूर चाहूंगी कि जब हम आपने देखा होगा कि हमारा जो वर्ण, हमारे जो काखा गा हम जिन्हें क्या बोलते हैं, स्वर और व्यंजन जो है वो वर्गों में विभाजित है। हमारे जो व्यंजन है का, खा, गा, घ, णा, चा, चा, जा, जा, या, हम इनको वर्गों में बोलते हैं। का, चा, टा, ता, पा, ये वर्ग के रूप में विभाजित है। अगर हमने क वर्ग बोला तो का, खा, गा, घ, णा, और ये कंठ से निकलती है हमारी जो यहाँ से आवाज है कंठ से। चा, छा, जा, झा, या, हम बोलते पा, फा, बा, भा, मा। आपने देखा कि होठों का उसके अंदर दोनों होठ हमारे आपस में मिल रहे हैं, इसलिए उसको ओष्ठ ध्वनि बोलते हैं। तो जब दो व्यंजनों के बीच में अगर कोई तीसरा अंतिम व्यंजन आता है, जैसे ता, था, दा, धा, ना, ना क्या है? अंतिम व्यंजन है। लेकिन अंतिम व्यंजन जो है हमारे वर्ग का अंतिम व्यंजन, जब दो व्यंजनों के बीच में आता है, तो वो आधा ना, मतलब आधे के रूप में नहीं बनता, बल्कि वो बिंदी के रूप में बन जाता है। तो ये एक सामान्य सा नियम है, जिसको हम अगर समझें, तो हमें हिंदी के आधे ना और बिंदी के उस उच्चारण के अंतर को हमें समझ में आएगा कि आखिर क्या ठीक है और क्या गलत है। तो मैंने एक बार फिर से ये आपके सामने दोबारा से ये बात अपनी रखती हूँ कि जब हम किसी भी वर्ग का अंतिम व्यंजन जो है, ता, था, दा, धा, ना उसका अंतिम व्यंजन है, और अंतिम व्यंजन को जब हम दो व्यंजनों के बीच में प्रयोग करते हैं, तो हमने हा और दा के बीच में प्रयोग किया, तो वो जो ना है वो आधा ना बन करके व्याकरणिक नियम के आधार पर वो बिंदी बन करके हमारी हिंदी की बिंदी, हम अक्सर कहते हैं जब हिंदी दिवस मनाते हैं कि हिंदी की बिंदी तो बहुत ही कीमती है, अगर हम उस बिंदी को हटा दें तो फिर हमारी हिंदी का स्वरूप ही बिगड़ जाएगा। तो ये हमारे हिंदी की लिखने की जो व्यवस्था है वो इस तरीके से व्याकरणिक नियमों के आधार पर जो शुद्ध है वो इसे शुद्ध माना जाता है। तो ये दो चीजें हमने बात की कि हिंदी जो है वो कैसे लिखी जाती है और हिंदी शब्द कहाँ से बना।
इसके बाद अगर हम हिंदी से पूर्व की तरफ चले, क्योंकि हिंदी तो अचानक नहीं आ गई, हिंदी से पूर्व काफ़ी सारी भाषा, क्योंकि हम कहते हैं कि सभी भाषाओं की जननी कौन है? संस्कृत भाषा। तो संस्कृत कहाँ से आई? उसके बाद हम बहुत सारी भाषाओं को, आपने भी पढ़ा होगा, सब इतने विद्वान लोग हमारे सामने बैठे हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इससे पूर्व, हिंदी से पूर्व कई सारी भाषाओं को हमने पढ़ा और लिखा और साहित्य का माध्यम बना। तो सबसे पहले हम जिसको समझते हैं या जिसकी चर्चा करते हैं वो है संस्कृत। संस्कृत वेदों की भाषा है। वेद किसने लिखे? कहते हैं, कहा जाता है हमारे यहाँ कि वेद तो स्वयं ईश्वर की वाणी है। तो वेदों में जिस भाषा को प्रयोग किया गया है, वेद जिस भाषा में लिखे गए, वो है वैदिक संस्कृत, क्योंकि वो वेदों की भाषा है। और वेद जो है वो बहुत ईश्वर की वाणी होने के कारण बहुत ही शुद्ध उस भाषा को हमारे बीच में रखते हैं। लेकिन वो भाषा जो है बहुत लंबे समय तक, वेदों की भाषा जो है बहुत लंबे समय तक हमारे बीच में उस हिसाब से नहीं चली, वो धीरे-धीरे समय के साथ में परिवर्तित हुई, क्योंकि वो एक पुरातन भाषा थी, हमारी आर्य भाषा थी। और उस आर्य भाषा में जब परिवर्तन हुआ, तो हमारी लौकिक संस्कृत के रूप में हमारे बीच में वो संस्कृत का हम उस संस्कृत को जान पाए। क्योंकि संस्कृत का जो बेसिकली अर्थ है, जो मूल अर्थ है, वो है परिष्कृत और शुद्ध। चूँकि शुद्ध रूप में वो ईश्वर की वाणी के रूप में हमारे बीच में संस्कृत आई, इसलिए उसमें अशुद्धता की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। पूरी तरीके से व्याकरणिक नियमों से बंधी हुई और एकदम परिष्कृत रूप से हमारे वेद, आपने देखा होगा कि 4 वेद हम जिनकी चर्चा करते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, उनको हम उनको सही से उच्चरित कर पाना बहुत सामान्य सी बात नहीं है। हम सभी लोग उसको बहुत शुद्ध रूप से उच्चरित कर पाएँ, उसके लिए हमको प्रयास करने की आवश्यकता होती है। उसको हमें समझना पड़ता है, उसको सीखना पड़ता है, तब हम उसको उच्चरित कर पाते हैं। तो समय परिवर्तन के साथ-साथ फिर धीरे-धीरे हमारी भाषा में परिवर्तन हुआ और फिर हमें लौकिक संस्कृत, माने लोक में बोली जाने वाली जो संस्कृत हुई, उसमें थोड़ी-सी शब्दों का अंतर आया। और वो शब्द जो हुए, वो थोड़े सामान्य साधारण हुए, जिसको आज भी, जिस संस्कृत को हम पढ़ते हैं और हम जिसको समझते हैं, कालिदास ने जिसको अपने ग्रंथ लिखने का माध्यम बनाया, वो लौकिक संस्कृत आई। लेकिन समय की धारा हमेशा बहती रहती है, हम सामाजिक प्राणी हैं, जैसे समाज में परिवर्तन होता है, भाषा व्यवस्थाओं में भी उसी तरीके से परिवर्तन होता रहता है। तो जब हमारी लौकिक संस्कृत में परिवर्तन हुआ, तो एक दूसरी भाषा ने जन्म लिया, जिसको हम कहते हैं प्राकृत भाषा। अब यहाँ ये भी हमारे मन में कई बार प्रश्न आ सकता है कि हमें क्यों परिवर्तन की आवश्यकता है? परिवर्तन करने का ऐसी क्या ज़रूरत आ गई जब हम सब पढ़ ही सकते थे संस्कृत, और उस समय तो संस्कृत देवों की भाषा मानी जाती थी, जननी मानी जाती थी, हम उसको बहुत देव भाषा के रूप में बहुत सुंदर स्थान देते थे, तो हमें क्या परिवर्तन की आवश्यकता है? तो हम सभी जानते हैं कि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, हम चाहें या ना चाहें। हमारे वेशभूषा में, हमारे खान-पान में, हमारे आचार-व्यवहार में, हमारे सोचने में, हमारी मान्यताओं में, हमारी आस्थाओं में, सभी में तो परिवर्तन होता है। तो जब सब में परिवर्तन होता है, तो फिर भाषा में परिवर्तन कैसे नहीं होगा? वो भाषाएँ कैसे अछूती रह जाएँगी? तो भाषाओं में परिवर्तन, और परिवर्तन किस लिए होता है? परिवर्तन के पीछे भी एक नियम है, सरलीकरण के लिए, सरल करने के लिए। आपने देखा, पहले स्त्रियाँ हमेशा साड़ी पहना करती थी। चूँकि घर में रहती थी, उनके लिए आसान था, साड़ी पहनती थी। आज हम वर्किंग वुमेन्स हैं, हम कार्य करने वाली स्त्रियाँ, हमें थोड़ा-सा आसान लगा कि यदि हम सूट पहन के बाहर जाएँगे, तो हम थोड़ा-सा जल्दी भी अपने काम को कर पाएँगे, तो हमने सरलता की ओर जाते हुए हमने अपनी वेशभूषा को परिवर्तित किया। आजकल की जो युवा पीढ़ी है, वो जीन्स या कुछ और भी वस्त्र जो उनकी पसंद के हो सकते हैं, अपने-अपने क्षेत्र के आधार पर भी उस तरीके से धारण करते हैं। तो हर चीज़ में हम सरलता की तरफ जाते हैं। तो प्राकृत भाषा को थोड़ा-सा हमने सरलता की तरफ हम लेकर के गए। संस्कृत की जो क्लिष्ट होता है, जो कठिनता होती है, उसको हमने थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़ करने का, सरल करने का प्रयास किया और एक नई भाषा को जन्म दिया, जिसको हमने कहा प्राकृत भाषा। जैन धर्म ग्रंथ जितने भी लिखे गए, वो लगभग प्राकृत भाषा में लिखे गए और बहुत लंबे समय तक अ, हमने इस भाषा को अपनाया। इसमें बहुत सारे स्वयंभू और क्षिमेंद्र, ऐसे कई सारे हमारे बहुत बड़े-बड़े कवि, लेखक हुए, जिन्होंने इस प्राकृत भाषा में अपने धर्म ग्रंथों की और अपनी रचनाओं की रचना की। तो ये प्राकृत
के रूप में हमने उस भाषा को, तो हम कहाँ से चले? वैदिक संस्कृत से चले, फिर हम लौकिक संस्कृत की तरफ आए, फिर उसके बाद हम प्राकृत की तरफ आ गए। अब प्राकृत चूँकि जैन धर्म ग्रंथों की भाषा रही और उनके समय को परिवर्तित होते-होते फिर हमारे देश में एक बहुत बड़े महापुरुष का जन्म हुआ जिनको हम कहते हैं गौतम बुद्ध। हम सभी उनसे परिचित हैं, उनकी पुस्तकों को हम कई बार पढ़ते हैं, हमारे पाठ्यक्रमों में भी लगी रहती हैं, वैसे भी हम पढ़ते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने बहुत सारे उपदेश दिए। हाँ, हमने कहानियाँ पढ़ी हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा सुना होगा कि गौतम बुद्ध तो सब कुछ छोड़कर चले गए थे। उन्होंने अपनी अ, पत्नी को त्याग दिया, अपने बच्चे को सोता हुआ छोड़ कर के चले गए और बहुत सुंदर कविता हमारे यहाँ आती है कि सखी वो मुझसे कहकर जाते, सिद्धि हेतु स्वामी गए बड़े गौरव की बात, किंतु चोरी-चोरी गए ये बड़ा आघात। कि भई आपको ईश्वर की राह पर चलना है, तो आप अपनी पत्नी से सलाह लेकर, आप पत्नी को विश्वास में लेकर भी जा सकते हैं। आप उसको छोड़ कर के या उसको आप बिना बताए जा रहे हैं, तो ये बहुत उनकी पत्नी को इस चीज़ का बड़ा दुःख हुआ और बड़ी सुंदर कविता हमारे हिंदी साहित्य में रची गई कि सखी वो मुझसे कहकर जाते। गौतम बुद्ध चले गए, उन्होंने बहुत आपने उनके बचपन के बारे में भी सुना ही होगा कि उनके पिता ने सब तरीके से उनको रोकने का प्रयास किया, पर विधाता ने जो लिखा है, उसको हम किसी भी तरीके से परिवर्तित नहीं कर पाते। तो वो चले गए, तो वो जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ईश्वर ने कहा इस ज्ञान का क्या करोगे? तो कहा कि ज्ञान मैंने अपने लिए प्राप्त किया है कि नहीं, ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य सिर्फ अपने लिए नहीं है। आप जाइए समाज में, आप लोगों के बीच वापस जाइए और लोगों को जो ज्ञान, जो बातें मैंने आपको शिक्षा में दी हैं, उन्हें सबको प्रदान कीजिए। ताकि सब उन बातों से लाभान्वित हो सकें। तो गौतम बुद्ध वापस आए और उन्होंने अपने उपदेशों को बहुत सरल भाषा में, क्योंकि हम जिससे बात कर रहे हैं, अगर हम उसके स्तर के पर उतर कर के बात नहीं करेंगे, उस तरीके से अपनी भाषा में परिवर्तन नहीं करेंगे, सामने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार हमारी भाषा को उस तरीके से नहीं समझ पाएगा जिस तरीके से समझना चाहिए। क्योंकि देखिए भाषा का काम क्या है? भाषा भाष धातु से बना है और उसका काम है विचारों की संवाहक बनना। मैं कोई बात कहूँ और अगर आपको समझ में ही नहीं आए, तो मेरी बात कहने का वो मतलब ही खत्म हो जाएगा क्योंकि मैं अपने विचार आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, तो विचारों की संवाहिका भाषा है। तो गौतम बुद्ध जिनको उपदेश दे रहे थे, वो सामान्य व्यक्ति थे। किसान थे, मज़दूर थे, गृहस्थ लोग थे। अगर उनको वो क्लिष्ट भाषा में, प्राकृत में, संस्कृत में, धीर गंभीर क्लिष्ट भाषा में अगर उनको ज्ञान देंगे, तो सामने वाला व्यक्ति जो उतना पढ़ा-लिखा ज्ञानी नहीं है, उसको कैसे ज्ञान प्राप्त होगा? तो उन्होंने भाषा प्राकृत भाषा में फिर थोड़ा-सा परिवर्तन किया। और उन्होंने जिस भाषा में अपनी बातें कहीं, अपने उपदेश दिए, उस भाषा का नाम रखा गया पाली भाषा। और पाली भाषा बहुत प्रसिद्ध भाषा हुई क्योंकि वो जनसाधारण की भाषा बनी। वो उन लोगों की भाषा बनी जिन लोगों के पास विशेष ज्ञान नहीं था, जिनके पास बहुत नॉलेज नहीं थी, लेकिन वो सामने वाले के उपदेश उनके अहिंसा परमो धर्म। अब अहिंसा परमो धर्म कहना तो बहुत आसान काम है कि अहिंसा के रास्ते पर चलिए, लेकिन जब हिंसा की स्थिति और केवल मारधाड़ी हिंसा नहीं है, ये भी हमने गांधी जी से सुना, हम तो वाणी से भी बहुत सारी हिंसा कर सकते हैं। अगर हमने किसी को कुछ इस तरह कहा कि उसके दिल को बुरा लगा, उसको उसको चोट पहुँची, तो वो हिंसा हो गई। तो गौतम बुद्ध के लिए एक बहुत ही सुंदर चीज़ रही कि उन्होंने हर बात को छोटी-छोटी कहानियों के माध्यम से कहा। और वो कहानियाँ जब हम पढ़ते हैं और सुनते हैं, तो वो बहुत गहराई तक हमारे अंदर असर करती हैं और वो याद रह जाती हैं। कह देना हमेशा सच बोलो, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो हमेशा सच बोल सकते हैं? क्योंकि परिस्थितियों पे निर्भर करता है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं उन्होंने गौतम बुद्ध ने अपनी कहानियों के माध्यम से कहीं और वो कहानियाँ जातक कथाओं के रूप में प्रसिद्ध हुई। बहुत ही सिंपल सरल सी भाषा है। मैं एक उदाहरण से आपको बताना चाहूँगी कि अक्सर कहते हैं कि जैसा आप नाम रखेंगे वैसा आपके व्यक्तित्व पर आप उस नाम का प्रभाव होगा। तो पाली में उन्होंने कहा कि नामीन सिद्धि नत्थी कम्मीन सिद्धि। अब आप देखिएगा संस्कृत और प्राकृत से उन्होंने किस प्रकार पाली में परिवर्तित किया, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति शायद ड़ा शब्द रावण वाला जो ड़ा है वो नहीं बोल पाएगा क्योंकि वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है। तो नामीण शब्द को उन्होंने कर दिया नामीन। सिद्धि ना अस्ति, नास्ति हम संस्कृत में बोलते,
उन्होंने कह दिया नत्थी, नामीन सिद्धि नत्थी, कर्मीण को पुनः उन्होंने ड़ा शब्द को हटाकर कहा कमीन सिद्धि, कि नाम से सिद्धि नहीं होती है, कर्म से सिद्धि होती है। तो उन्होंने क्या सीधा-सीधा कहा कि आपका नाम अगर लक्ष्मी है, तो आपके पास धन बहुत होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। धन आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मेहनत करनी है, प्रयास करना है और तब धन की आप सरस्वती नाम रख लेंगे तो ये आवश्यक नहीं कि आप बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता बन जाएँगे। तो बड़ी सुंदर सी सीधी-सीधी भाषाओं में उन्होंने भाषा को सरल करते हुए सामान्य जनता को समझाने का प्रयास किया कि नामीन नामीन सिद्धि नत्थी, कमीन सिद्धि। नाम से सिद्धि नहीं होती है, कर्म से सिद्धि होती है। बहुत सारी सुंदर-सुंदर कहानियाँ, बहुत सारी ज्ञानवर्धक कहानियाँ उन्होंने लिखी, क्योंकि बात हम पाली की कर रहे हैं, तो बहुत छोटी-छोटी सी कहानियाँ हैं कि हम मुहावरों के माध्यम से अपनी बातों को रखते। कई बार हम कहते हैं, "सठे-साठे हम समाचरित।" अगर दुष्ट है, तो दुष्टता का व्यवहार करो। लेकिन दूसरी तरफ हम गांधी जी को जब सुनते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, अगर आपके एक गाल पर किसी ने चाँटा मारा है, तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, वो कब तक आपके साथ हिंसा करेगा? तो क्या कहना चाहते हैं वो? जातक कथाओं के माध्यम से उन्होंने बड़ी सुंदर कहानियाँ लिखी और एक कहानी से उन्होंने वो शिक्षा देते हुए कहा कि एक मगरमच्छ है, एक जगह वो पानी में रहता है, बराबर में पेड़ है, पेड़ के नीचे बिच्छू रहता है, एक बिल बना कर के बिच्छू रहता है और नदी में बाढ़ आ गई। तो जब बाढ़ आ गई नदी में तो सब जगह पानी भर गया, बिच्छू बाहर निकल के आए और उन्होंने मगरमच्छ से कहा कि भाई आप तो बहुत पानी में तैरने वाले व्यक्ति हैं, आपको तो नुकसान होगा नहीं, मैं तो छोटा-सा जीव हूँ, मर जाऊँगा मैं। तो आप एक काम करिए कि मुझे अपनी पीठ पे बैठा कर के नदी के उस पार सूखे में छोड़ दीजिए। तो मगरमच्छ ने कहा भाई मैं तो तुम्हारा स्वभाव जानता हूँ, चोर चोरी से जाए पर हेरा-फेरी से ना जाए, कि आपका काम काटना है तो आप काटे बिना तो मुझे मानेंगे नहीं। उसने कहा आप कैसी बातें कर रहे हैं कि आप मेरी जीवन की रक्षा करेंगे तो मैं आपको क्यों काटूँगा? तो उसने कहा ठीक है, अगर आप अपनी बात पर अडिग हैं, तो मैं आपको लिए चलता हूँ, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते। तो बिच्छू ने कहा बहुत अच्छी बात है। मगरमच्छ ने अपनी पीठ पे बैठाया, लेकिन वो सचेत है। देखिए हम कहते हैं ना कि हमें दुष्ट को के साथ दुष्टता का व्यवहार करें, या दुष्ट से भी अगर हम दुष्टता का व्यवहार करेंगे, तो उसके साथ मित्रता का व्यवहार कौन करेगा? उसे कौन समझेगा? उसे कौन समझाएगा? तो हमें तो ऐसे व्यक्तियों के साथ भी मित्रता करनी चाहिए, जो अपनी राह से भटक गए, शायद हम अच्छे लोगों का संपर्क पा कर के वो सुधर जाएँ। तो बिच्छू को उसने अपनी कमर पे बैठाया और वो नदी पार करने लगा, लेकिन सचेत है। क्योंकि अगर हमने किसी ऐसे व्यक्ति का साथ दिया जिसको हम जानते हैं कि वो कपटी है, वो चालाक है, तो हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। तो आधे रास्ते तक पहुँचा तो बिच्छू ने थोड़ा-सा अपना काम करना शुरू किया, उसने डंक को ज़रा-सा लगाना शुरू किया, मगरमच्छ एकदम चौकन्ना है। उसने कहा कि क्या कर रहे हो बिच्छू? तो उसने कहा कुछ नहीं, मैं ज़रा-सा ऐसे ही हाथ-पैर हिला रहा हूँ। तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, पर ध्यान रखना, तुमने मुझसे क्या वादा किया है? जैसे ही मगरमच्छ तैरते हुए नदी के किनारे पहुँचते हैं, तो बिच्छू को क्या लगता है कि अब तो मैं किनारे पहुँच ही गया, अब तो मैं पार हो ही जाऊँगा। अब इन कम से कम जो मेरा स्वभाव है वो काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। और बिच्छू मगरमच्छ पे अपना डंक मारता है और मगरमच्छ तुरंत पानी में, क्योंकि वो सचेत है, वो तुरंत पानी में डुबकी लगाता है और बिच्छू बिच्छू जो है वो तुरंत डूब जाता है। तो ये बात बताना कि ये समझाना भाषा के माध्यम से कि देखिए आप बुरे के साथ बुरा व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। आप बुरे के साथ अच्छा व्यवहार करिए, लेकिन आप सचेत रहिए। आप अपने मन में ये सोच करके रखिए कि वो कहीं आपको धोखा ना दे। इसलिए आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल निश्चित तौर पे करिए। सचेत रहिए। ये बात को अगर बहुत कठिन तरीके से गौतम बुद्ध सामने वालों को समझाते, जिनको वो उपदेश दे रहे हैं, तो शायद वो नहीं समझ पाते या उतनी अंदर तक उस बात को ग्रहण नहीं कर पाते जितना कहानियों के माध्यम से कर पाए। तो पाली भाषा के माध्यम से जातक कथाएं लिखी गई और जातक कथाओं के माध्यम से पशु पक्षियों को लेकर के पूरा इस प्रकार की बातों को, ज्ञान को, जो ज्ञान उनको ईश्वर के द्वारा प्राप्त हुआ था, वो ज्ञान उन्होंने सारी प्रजा को, लोगों को, आम लोगों को प्रदान किया। इसलिए भाषा को सरल करना बहुत आवश्यक हुआ। तो हम चले वैदिक संस्कृत से, फिर लौकिक संस्कृत पर आए, फिर पाली पर आए, प्राकृत पर आए, फिर पाली पर आए और फिर भाषा का परिवर्तन हुआ और अपभ्रंश भाषा के रूप में, जिसको हम कहते ही हैं भाषा का बिगड़ा हुआ रूप,
हम अपभ्रंश की तरफ आए, और अपभ्रंश जो है ये अंत है उस स्थान पर जहां पर हम आर्य भाषाओं को लेकर के चल रहे थे। काफी कुछ भाषाओं में और सरल कर दिया गया, परिवर्तन कर दिया गया, जिससे अपभ्रंश के साथ ही वहीं से हम हिंदी को की शुरुआत को हिंदी के प्रारंभ को हम मानते, और वहां हमारी भारोपीय जो भाषाएं हैं, हमारी जो आर्य भाषा है, वहां पर उनकी समाप्ति होती है, और यहाँ से हमारी जो नई भाषाएं हैं, हिंदी के साथ साथ जो हमारी अब क्षेत्रीय भाषाएं की बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, इन सारी भाषाओं का हमारा जन्म होता है, और आधुनिक भारोपीय भाषा है उनका यहाँ पर समापन होता है। तो ये हमने बात की हिंदी से पीछे की। अब हम बात करते हैं हिंदी और हिंदी से आगे की। तो ये पुरातन भारोपीय भाषाओं का अंत और आधुनिक आर्य भाषाओं का प्रारंभ। तो हमें यहाँ ये भी समझना पड़ेगा अब कि आखिर भारतीय भाषाएं कौन सी हैं और कैसे हमारे बीच में आई। तो भारतीय भाषाओं को हम साधारण तौर पर कहें तो हम 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। एक होता है भारतीय आर्य भाषा समूह, एक होता है द्रविड़ समूह, एक है आस्ट्रिक समूह, और एक है चीनी तिब्बती समूह। ये 4 वर्ग बटे हुए हैं हमारे। एक बार फिर मैं आपके सामने दोबारा रखती हूँ। भारतीय आर्य भाषा समूह, द्रविड़ समूह, आस्ट्रिक समूह और चीनी तिब्बती समूह। इन 4 वर्गों में भाषाओं को, पूरे विश्व भर की भाषाओं को विभाजित किया गया, जिसमें से हम समझ सकते हैं कि आस्ट्रिक समूह और चीनी तिब्बती समूह की जो भाषाएं हैं वो हमारे भारतवर्ष में नहीं बोली जाती। तो वो दो हमने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया, अलग कर दिया उनको, और अब हमारे पास 2 वर्ग बचे, जिसमें है द्रविड़ समूह। द्रविड़ समूह का जो ग्रुप है, उसका जो वर्ग है, उसमें जो भाषाएं आती हैं, उसमें से कुछ भाषाएं हमारे यहाँ बोली जाती हैं, जिसके अंदर आती है हमारी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। इस तरीके की जो हमारी पूर्व की भाषा है वो हमारे इसके अंदर द्रविड़ समूह के अंतर्गत आती है। और जो भारतीय आर्य भाषा समूह है, बाकी जितनी भी भाषाएं, जितनी भी बोलियां हम बोलते हैं, उन बोलियों को, उन भाषाओं को, मतलब कम से कम आज के उसमें हम कह सकते हैं कि 77% जो बोलियां हैं वो इसी भारतीय आर्य भाषा समूह से आती। एक छोटी चीज, चूंकि बोली और भाषा की बात करें, तो एक छोटी सी चीज और आपके बीच में रखना चाहूंगी मैं, कि कभी कभी हम समझ ही नहीं पाते कि इन दोनों में अंतर क्या है। बोली किसे कहेंगे और भाषा, हम तो कहेंगे पंजाबी हमारी भाषा है, वो कहेगा मराठी मेरी भाषा है, तो तीसरा कहेगा कन्नड़ मेरी भाषा है। देखिए, बोली और भाषा का बहुत सिंपल सा अंतर है। भाषा हम उसे कहते हैं जो बहुत बड़े भूभाग में बोली जाती है, जैसे हिंदी हमारी भाषा है। लेकिन अगर मैं पंजाबी बोलती हूँ वो मेरी बोली है, अगर मैं मराठी बोलती हूँ तो मेरी बोली है। लेकिन यहाँ एक चीज जो मैंने आपको पहले यहाँ कहा कि हम जो इधर के लोग हैं हम खड़ी बोली बोलते हैं, लेकिन आज पूरे भारतवर्ष में जितना साहित्य लिखा जा रहा है, ये जितनी भी हिंदी आप और हम बोलते हैं, जिसे हम हिंदी कहते हैं, वो खड़ी बोली है। लेकिन खड़ी के आगे बोली लगा हुआ है, और ब्रज के आगे भाषा लगा हुआ है, जबकि ब्रज छोटे से भूभाग में बोली जाती है। तो हिंदी में एक चीज होती है, मैंने मुझे लगता है कि बाकी भी जगहों पर वो अप्लाई होती है, वहां पर अर्थ विस्तार और अर्थ संकोच। किसी किसी चीज में समय के साथ इतना परिवर्तन हो जाता है कि वो बड़ी जगहों पर प्रयोग की जाने लगती है, और किसी का अर्थ, किसी का संकुचन हो जाता है कि वो बहुत छोटी जगहों पर आकर के सीमित हो जाती है। पहले जब हमारा साहित्य लिखा जाता था, हिंदी में जो साहित्य लिखा गया वो सब ब्रज भाषा में लिखा जाता था। आपने पूरा कृष्ण का साहित्य जो है ब्रज भाषा में ही पढ़ा है। तो वो ब्रज जो थी वो भाषा थी, भारतवर्ष में बोलने की भाषा जो थी, लिखने की भाषा जो थी, वो ब्रज भाषा थी। लेकिन जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन हुआ, उस समय हमारी भाषा का संकुचन हो गया, और हमारी जो ब्रज भाषा थी वो सीमित हो गई। और उस समय क्योंकि खड़ी बोली थी हमारी, जो हमारे इधर के इधर गाजियाबाद वाले इलाके में, मेरठ के इलाके में बोली जाती थी, उसका विस्तार हुआ, उसमें बातचीत करना बहुत आसान हुआ, और उसने विस्तृत रूप धारण कर लिया। तो भले ही खड़ी के आगे बोली लगा है, लेकिन आप और हम जिस हिंदी को बोलते हैं, वो हिंदी कौन सी है? खड़ी बोली हिंदी है। उसके आगे बोली भले लगा है, लेकिन वो हमारी हिंदी भाषा है। और ब्रज के आगे भाषा भले ही लगा है, लेकिन अब वो सीमित स्थान की, हमारे ब्रज क्षेत्र की बोली है। इसलिए
अच्छा, अच्छा। नमस्कार, 1 सेकंड सर। हाँ, इग्नू में ही सर, एक सर हुँ, तो आप तुम कविता तुम एक ये मेरा रजिस्टर नीचे है उनके पास, दीपक के पास ना, वहीं से रजिस्टर आज का ऑब्जर्वर के रूप में ही इग्नू से कोई सर आपका अच्छा मैं डायरेक्टर हूँ नेशनल सेंटर फॉर डिसेबिलिटी। जी, जी सर, इग्नू में ही मेरा एक लेक्चर चल रहा है। अच्छा, आप हाँ, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। तो अ, हाँ, तो खड़ी बोली और मैडम भाषा कौन की आए हैं? ऑब्जर्व मेरी बात करा दीजिएगा। एक सेकंड सर, 1 सेकंड। नमस्कार नमस्ते सर, साहब। नमस्कार प्रसाद साहब, क्या हाल है? ठीक है सर, कैसे हैं आप? लेक्चर चल रहा है ऑनलाइन हाँ, भारतीय मैंने भाषा। अभी मैडम ने बताया। हाँ, आज ये रिसोर्स पर्सन के रूप में इनको बुलाया है, ऑनलाइन जी, लेक्चर जी, करा रहे बहुत हैं। बढ़िया सर, बहुत बहुत बढ़िया सर। हाँ, आप तो वेलकम कराते टू रहते अवर हैं स्टडी लेक्चर। सेंटर सर। आपको बहुत बहुत बधाई आपको, और आप ऑब्जर्व करिए धन्यवाद सर। एग्जामिनेशन। अभी 10 हाँ, मिनट हाँ, में खत्म हो धन्यवाद जाएगा सर, लेक्चर, बिल्कुल। मैडम भी अभी फ्री हो जाएंगी, है ना? नहीं, बस हम इसके बाद उधर ग्रेटर नोएडा निकल जाएंगे। हम सोच रहे इधर आए तो मैक्सिमम कवर कर ले बिल्कुल जितना। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, और बिल्कुल कल बिल्कुल। फिर मेरा गाजियाबाद का प्रोग्राम है। हाँ, आइए आइए, आप फिर रीजनल सेंटर आइए ना, फिर हम दोनों बिल्कुल, साथ। आपसे मिलेंगे मिलेंगे सर, आपसे बिना मिले कैसे जा सकते हैं? ओके बिल्कुल ओके मिलेंगे। ओके। पर अनफॉर्चुनेटली कल कल मैं मैदानगढ़ी में ही रहूंगा, कल मीटिंग नहीं, है। हम कोशिश करते हैं आज मिलने का आपसे। जी, आइए 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 आइए। ठीक, जी ठीक है। जी। फिर बात 10 मिनट में खत्म करके फिर बात करते हैं उससे। तो हम खड़ी बोली और ब्रज भाषा के बारे में हमने बात की। तो हमारे पास जो 2 समूह हैं, वो हमारे पास बचे द्रविड़ समूह और भारतीय आर्य भाषा समूह, जिसमें हम भारतीय आर्य भाषाओं को अधिकांशतः बोलते हैं। अगर हम भारत की बात करें कि कितनी बोलियां, तो अब हमें ये समझ में आ गया कि आप अपने प्रांत, अपनी जगह की जो भाषा या बोली बोल रहे हैं, उसे हम बोली कहेंगे, न कि भाषा कहेंगे। क्योंकि भाषा तो विस्तृत भूभाग में जो बोली जाती है, हम उसे भाषा बोलते हैं, और भाषा हमारी हिंदी है। अगर हम भारत की बात करें कि भारत में लगभग कितनी बोलियां होंगी, या कितनी आप उसे अगर विस्तृत भाषा ही कह रहे हैं, तो भाषाएं कितनी होंगी, तो जनगणना, जो पिछली जनगणना हुई उसके समय में जो अनुमान लगाया गया, तो ऐसा निष्कर्ष निकला कि लगभग 270 के आसपास जो है यहाँ बोलियां बोली जाती हैं भारत में। लेकिन जब खड़ी बोली हमारी आई, और खड़ी बोली का प्रचार उस समय हुआ जब हमारा देश आजाद हो रहा था, और जब हम स्वतंत्रता की बढ़ रहे थे, तो खड़ी बोली धीरे धीरे हमारे विस्तार में आई, और पूरे देश को उसने एकता के सूत्र में जोड़ा। लेकिन उसमें उस समय जो एक घटनाक्रम क्या हुआ, बता नहीं, प्रेजेंट एब्सेंट कितने हैं? वो नीचे वो बना रहा होगा ना दीपक, ये प्रेजेंट एब्सेंट दीपक के पास होगा। ये नहीं, ये शाम की तैयारी का है, नीचे का। तो स्वतंत्रता के समय जो एक और घटनाक्रम हुआ, जिसके कारण एक एक बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी, वो बनी क्योंकि हमने दक्षिण भाषाओं को लेकर के, दक्षिण की जो भाषाएं जिनके बारे में मैंने कहा आपको कि तमिल, तेलुगु, जो इस तरीके की भाषा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, वहां के लोगों ने हिंदी को स्वीकार नहीं किया। जब ये बात हुई कि हम एक पूरे देश को जब हमने एकता के सूत्र में बांध दिया, तो एक ही हमारी भाषा होनी चाहिए, और वो भाषा होनी चाहिए हिंदी, क्योंकि हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है, सबसे ज्यादा लोग समझते हैं। अगर बोल नहीं पाते तो समझते हैं, समझते तो लिखते हैं, कुछ ना कोई किसी ना किसी रूप में हिंदी को जानता और समझता है। तो फिर वो हिंदी जो है, उसको ही हमें राजभाषा का दर्जा देना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे आंदोलनकारी रहे, कुछ ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, कुछ इस तरीके की परिस्थितियां रही कि दक्षिण की तरफ के जो लोग थे, उन्होंने अपनी भाषाओं को महत्व देना शुरू किया, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम हिंदी को उस तरीके से स्वीकार नहीं कर सकते। और आज भी कई बार हम देखते हैं कि उस क्षेत्र में जाते हैं, तो वो अपनी बोली में आपसे बात करना पसंद करेंगे, हिंदी में बात करना पसंद नहीं करते। तो ये एक टकराव की स्थिति वहां पर पैदा हुई, जिसके लिए आज तक हम हिंदी दिवस मनाते हैं। भले ही हमने हिंदी को इतना इतना विस्तार दे दिया, हम सब हिंदी को समझ रहे हैं और जान रहे हैं, लेकिन राजभाषा के रूप में पूरी तरीके से आज भी हम उसको स्वीकार नहीं कर स्वीकार मतलब सरकार की तरफ से उस तरीके से मान्यताएं नहीं मिली है। क्योंकि आप देखिए, न्यायालय की भाषा देखिए, मेडिकल की भाषा देखिए, इंजीनियरिंग की भाषा देखिए, आप बड़े बड़े जगहों पर आप जहां भी जाएंगे, वहां पर अंग्रेजी का बहुतायत से प्रयोग हो रहा है, हिंदी को उस तरीके से प्रयोग नहीं किया जा रहा।
धीरे धीरे हमारी सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी भी हम इस संघर्ष में, हम कहते हैं ना कि हिंदुस्तान में रहकर भी हिंदी दिवस हम क्यों मना रहे हैं? हिंदी दिवस हम इसीलिए मना रहे हैं क्योंकि हम अब तक ये प्रयास कर रहे हैं कि काश हम एक देश और एक भाषा के का जो हमने एक सपना देखा था, हम उस सपने को आगे बढ़ा पाए। अब जब हम इस तरीके से आगे बढ़ जाते हैं तो हम देखते हैं कि अब हमें इस समय पर आकर के, जब हमारी हिंदी चल रही है, सब अपनी अपनी बोलियां अपनी अपनी जगहों पर बोल रहे हैं, तब हमें क्या आवश्यकता आ गई कि हम हिंदी भाषा दिवस मनाएं, हम सारी भाषाओं को फिर एक मंच पर लेकर के आए। तो जब हम सब लोग बाहर जाते हैं, विदेश घूमने के लिए जाते हैं या किसी कार्य से जाते हैं, तो देखते हैं सब अपनी अपनी जो उनकी वहां की भाषा है वहां बात करते हैं। तो नई शिक्षा नीति सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना हम कहें कि हम नई एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को 2020 में सरकार लेकर के आई और उसमें उन्होंने इस बात को प्रधानता दी कि आप बहुभाषाएं, जो जिस क्षेत्र में रहता है वो बच्चा उस क्षेत्र की अपनी बोली में अपनी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो उससे ग्रहण करे। तो वहां से एक जो चलन हुआ या एक जो सरकार, उसका जो चलन वहां से शुरू हुआ कि यहाँ हम अपनी भाषाओं को कैसे प्रधानता दें। तो हिंदी भाषा भी हमने वहीं से कि अगर आप हिंदी पट्टी में रहते हैं तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा अंग्रेजी में क्यों हो? भाई अंग्रेजी हमारे लिए, हमको कोई दिक्कत नहीं कहते कि हिंदी और अंग्रेजी शत्रु भाषा है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, हम तरक्की करना चाहते हैं, तो अंग्रेजी हमारी भाषा तरक्की की भाषा हो सकती है। लेकिन हम जिस भाषा में स्वप्न देखते हैं, हम जिस भाषा में सोचते हैं, जिस भाषा में हम बहुत आराम से बात कर सकते हैं, वो हमारी भाषा। तो हमारी पहली शिक्षा, हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ होनी चाहिए? वो उसी भाषा में होनी चाहिए जो हमारी अपनी भाषा। ये एक सरकार की इच्छा रही, इसीलिए उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोलियों को महत्व दिया। उन्होंने कहा सब जगहों पर आप अपने बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा अपनी बोली में दी जानी चाहिए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, एक भाषा के तौर पर उसे अंग्रेजी भाषा भी पढ़ाई जाए, लेकिन आप प्रारंभिक शिक्षा आप अपनी भाषा में, रीजनल लैंग्वेज जैसे हम कहेंगे क्षेत्रीय भाषा में दें। और मातृभाषा, देखिए मात्र और मातृ दोनों में बड़ा अंतर है। अगर हम मात्र कह देते तो केवल हो जाता है, केवल एक भाषा। लेकिन अगर मातृ कह दें तो जो माँ के समान भाषा है वो हमारी हिंदी है। और आप हिंदी में आप चीजों को आगे लेकर जाए, पढ़े, या फिर आप अपनी क्षेत्रीय जो आपकी बोली है उसमें प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करें। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप जिस भाषा को अपनाना चाहते हैं, जिसमें शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उस चीज में आप शिक्षा ग्रहण कीजिए। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हम बोलियों के महत्व को अब हमने स्वीकार करना शुरू किया। हमने एक मंच पर लेकर के आए कि आप, हमें छुप छुप के अपनी बोलियां बोलने की जरूरत नहीं है कि हम जिस स्थान के हम वहीं बोलेंगे, बाहर बोलेंगे तो हमें दूसरा समझ जाएगा कि ये तो तमिल है, ये तो तेलुगु है, ये तो मलयाली है। नहीं, क्योंकि वो हमारे देश की बोलियां हैं, तो उन बोलियों में हमें उतना ही उस पर गर्व होना चाहिए जितना हम अपनी भाषा पर गर्व करते हैं। तो सरकार इस नीति को लेकर के, इस पॉलिसी को लेकर के उसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को डिजाइन किया, बनाया, और इन सभी बोलियों को एक मंच पर लेकर के हमारी सरकार आई। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, उस अनुसूची में 22 बोलियों को स्थान दिया गया, और वो सारी बोलियां वही हैं जो हमारे यहाँ वो वही सारी बोलियां हैं जो आप बहुत आराम से एक दूसरे की बातों को, जिनको हम भले ही बोल नहीं पाते पर हम कम से कम समझ पाते हैं। मराठी है ना, आपकी कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, सिंधी है, बोडो है, कश्मीरी है, सारी जो बोलियां हैं वो संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत उन 22 बोलियों को सरकार ने ग्रहण किया और उन सारी बोलियों को एक स्थान प्रदान किया कि आप अपनी क्षेत्रीय भाषाओं, अपनी क्षेत्रीय बोलियों को आप आगे बढ़ाइए, आप लेकर के आइए। और आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो कलाकार अपनी बोलियों को बड़ा आगे, आप सभी सुनते होंगे, मैथिली ठाकुर एक बच्ची है, एक लड़की है जो अपनी भाषा में, अपनी भोजपुरी भाषा को आगे लेकर आ रही है। तो हमें पंजाबी में हम बहुत सारे गाने सुनते हैं, बहुत सारी चीजों को हम समझते हैं। मराठी फिल्में, साउथ की फिल्में आप देखिए, हम देखते हैं डब करके आती है, लेकिन फिर भी हम बहुत सारी चीजों को समझ पाते हैं। तो बोलियों का जो महत्व है, अगर हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे तो बोलियां धीरे 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 मृत प्राय हो जाएंगी। अगर मैं पंजाबी हूँ, मैं मराठी हूँ, अगर मैं अपने बच्चे के साथ अपने घर परिवार में वो बोली नहीं बोलूंगी
तो वो कैसे आगे आगे जाएगी। और ऐसी बहुत सारी बोलियां जो है धीरे धीरे, चूंकि हम 270 बोली की बात कर रहे हैं, लेकिन उन 270 में अगर आप नाम लेंगे तो आपको ये 20 25 30 के अलावा आपको ध्यान में नहीं आएंगी। तो वो क्या होने लगता है कि जब हम किसी चीज का प्रयोग नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे उसका अस्तित्व संकट में आने लगता है और वो मृत प्राय हो जाती है, क्योंकि उसको जानने समझने वाले लोग नहीं रह जाते। तो बोलियों को आगे लाने के पीछे एक कारण ये भी है कि आपकी वो बोली जो आपकी पहचान है, उसे आपको जीवित रखना है, उसे आपको आप ही वो व्यक्ति हैं जो उसे आगे लेकर के जा सकते हैं। अपने परिवार के माध्यम से और अपने आसपास के लोगों के माध्यम से थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ों को आप देते हैं और वो बोली जीवित रहती है। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार इसके लिए बहुत सारे काम कर रही है। लेकिन कुछ काम सरकारों पे ना छोड़ के यदि हम अपने स्तर से करते हैं, तो वो और शीघ्रता के साथ में वो चीज़ें पूरी होती हैं। अब जब प्रश्न आता है कि बोलियों को सरकार ने बहुत तवज्जो दे दी, बहुत सरकार आगे लेकर के आ रही है, उसने 8वीं अनुसूची में 22 बोलियों को रख दिया, उनको उनको आगे बढ़ाने के लिए वो बहुत सारा प्रयास कर रही है। फिर हमारा प्रयास क्या होना चाहिए? हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने आसपास के क्षेत्र में अपने अपने परिवारों के माध्यम से बोलियों को आगे लेके जाएँ। और एक काम हम कर सकते हैं, अगर हमको अपनी बोली पर पूरा हमें उसका ज्ञान है, तो हम दूसरी भाषाओं की किताबों को हम अनुवाद कर सकते हैं उसके अंदर। अगर आप किसी पुस्तक का अनुवाद करेंगे, तो वो पुस्तक भी आगे चलेगी और वो बोली सहज रूप से धीरे-धीरे किस तरीके से आगे बढ़ जाएगी। आप अब से पहले बहुत सारी बोलियों को नहीं, पंजाबी को उतनी अच्छी तरीके से नहीं समझते थे, लेकिन आज हम जो है 10 मिनट के बाद आइएगा, 10 मिनट के बाद। तो तो हम क्या करेंगे कि हम उस चीज़ को आगे लेके चलेंगे, अनुवाद के माध्यम से, ट्रांसलेशन के माध्यम से भी हम उन बोलियों को आगे लेकर के जा सकते हैं और बोलियों का भविष्य हमें सुधारना होगा। क्योंकि अगर हम इन्हें आगे लेके नहीं जाएँगे, तो जैसे मैंने कहा कि आप अभी तक अपने परिवार के बीच में बोलते हैं, धीरे-धीरे बच्चे आपके बाहर चले गए, उन्होंने अपनी बोली बोलनी बंद कर दी, आप 2 लोगों तक सीमित रह गई और वो धीरे-धीरे समाप्ति की तरफ चली जाती है। तो हमें उस बोली को बचा कर के अगर रखना है, तो उसको हमें आगे लेकर जाना है और आगे लेकर हमें पुस्तकों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से एक-दूसरे तक, आप जिन मित्रों के बीच में बैठते हैं, आप जिस सोसाइटी में बैठते हैं, जिस जगह बैठते हैं, हम छोटी-छोटी सी चीज़ों को सीख लेते हैं और वो सीखने से क्या होता है कि वो थोड़ा-सा हमारा जिज्ञासा कि हम दूसरी भाषा के गाने सुनते हैं और भाषा के गाने सुनते हैं, तो हमें वो भाषा को सीखने की, समझने का हमारा मन करता है कि हम ये क्योंकि मैं एक स्कूल का वीडियो अभी हम लोगों क्या बड़ा चल रहा था कि यही भाषा दिवस पे बच्चों को सिखा रहे थे कि हम नमस्ते कैसे करते हैं। तो हम हिंदी में नमस्ते कैसे करते हैं, हम संस्कृत में कैसे करते हैं, हम तमिल तेलुगु में कैसे करते हैं। एक छोटा-सा शब्द अगर भी हमने सीखा अगर, तो वो छोटा शब्द किस बच्चे में किस जिज्ञासा को पैदा कर देगा, किसकी रुचि पैदा कर देगा, वो हम अभी नहीं जान सकते। और भाषाओं को जीवित रखने में वो सारी चीज़ें सहायक पैदा होती हैं। एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण थी या शायद उसको उस तरीके से लेके आया गया होगा, लेकिन अब परिवर्तित हुआ। त्रिभाषा फार्मूला। सरकार ने एक फार्मूला लगाया था जिसको हमने कहा कि त्रिभाषा सीखनी है आपको। वो उसके बारे में कहा गया कि वो त्रिभाषाएं कौन सी हैं, एक आपकी हिंदी है, एक इंग्लिश है, एक कोई आप विदेशी भाषा सीखिए। अब आप बताइए कि हमारे पास हमारे अपने देश में 270 बोलियां हैं, हम उनको छोड़ करके हम चीनी, जापानी, जर्मनी भाषा क्यों सीखें भाई? बिल्कुल सीख सकते हैं, लेकिन हमें कब आवश्यकता होती है उस भाषा की? जब हम उस देश में हमें जाना हो, तब हमें ज़रूर, वो कहते हैं कि आप हमारी लैंग्वेज को सीख कर आएँगे, भाषा को सीख कर आएँगे, तभी आप यहाँ आ सकते हैं, वरना नहीं। लेकिन हमारे भारतवर्ष में ऐसा कोई नियम नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा का आ जाए, उसके लिए वो कोर्स करना आवश्यक नहीं है। मेरी फ्रेंड का बेटा जर्मनी गया, उसको पहले कोर्स करना पड़ा। एक बच्चा अभी कोरिया गया, तो उसको कोरियन भाषा का छोटे-छोटे से कोर्सेज़ करके, आप उनकी भाषा में बात नहीं करेंगे, आपको वहाँ पे जाने के लिए वीज़ा ही नहीं मिलेगा। हमारे भारतवर्ष में ऐसा नियम नहीं है। कोई भी व्यक्ति कैसा भी, उसको हिंदी आती है या नहीं आती है, आ जाइए। तो एक वो जो त्रिभाषा फार्मूला की जब हम सरकार ने पहले बात की, तो वो था कि हिंदी, इंग्लिश और तीसरी भाषा जो हो, वो कोई विदेशी भाषा हो। लेकिन जब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, तो सरकार फिर त्रिभाषा फार्मूला को लेकर के आई, लेकिन अब उसने उस रूप को सुधार दिया। उन्होंने कहा नहीं, आपको त्रिभाषा फार्मूले में बाहर की भाषा सीखनी नहीं है,
आपको अपने देश की एक बोली सीखनी है। किसी एक आप छोटी क्लास के बच्चों की उसमें अगर आप कोई एक दूसरी बोली की किताब लगा देते हैं, पुस्तक लगा देते हैं, तो बच्चा कुछ भी नहीं तो कम से कम उसमें जो उसका बेसिक स्वर व्यंजन है उस भाषा के, या उसकी जो गिनतियां हैं, या उसमें छोटे छोटे से शब्द हैं, फलों के नाम, सब्जियों के नाम, दिनों के नाम, कम से कम वो उस भाषा के इतने ही याद कर लेगा। मुझे भी याद है कि हम लोग जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक बार ट्रेनिंग करने के लिए गए थे, तो वहाँ कंपलसरी था कि आपको उर्दू सीखनी पड़ेगी। तो मैं ओरिएंटेशन कोर्स करने गई, तो उन्होंने एक छोटी सी किताब दी कि अलिफ बेते से ये आप याद करिए। तो हमने इतने बड़े होकर उनको थोड़ा सा सीखने की कोशिश की कि हमें अगर यहाँ रहना है, हमें ये कोर्स करना है, तो सीखना होगा। तो सरकार ने त्रिभाषा फार्मूले को थोड़ा सा परिवर्तन लेकर के आए कि नहीं, आप हिंदी के साथ अंग्रेजी बेसिक सीखिए। वो आपकी विकसित होने की, आपकी प्रमोशन के लिए आपकी भाषा हो सकती है, लेकिन आपको अपनी तीसरी भाषा के रूप में जरूर सीखना होगा। और ये एनसीईआरटी, बाकी सारे जो हमारे जितने भी मॉडल हैं, यूपी बोर्ड है, केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड है, सभी को उन्होंने ये निर्देश दिए कि आप एक पुस्तक किसी भी क्षेत्रीय भाषा की लगाएं। तो वो त्रिभाषा फार्मूला जो है, मुझे लगता है कि आज हम उसको बहुत छोटे रूप में देख रहे हैं, लेकिन कल वो बहुत एक बड़ा रूप लेके आएगा। हम अगर अपने देश की भाषाओं को, बोलियों को समझ जाएंगे, तो हमें किसी भी दूसरे राज्य में घूमने जाने के वक्त वहां पर अगर कोई हमको नौकरी का अवसर मिला है, रोजगार का अवसर मिला है, तो हमें वहां पर जाकर किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। तो भाषाओं का जो भविष्य है, इस आधार पर भाषाओं का जो भविष्य है, बेटा नीचे से दूसरा कप ले आते, सर को चाय पिला, बस खत्म ही कर रही हूँ। तो ये जो भविष्य जो है हमारी बोलियों का, अगर हम इसी आधार पर चलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई कभी इसको लेकर के नकारात्मक भाव आएगा, अरे वो पंजाबी है, वो मराठी है, वो गुजराती है। हम गर्व से कहेंगे कि हम हिंदुस्तानी है। और हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहां बहुत सारी नदियां अगर बहती हैं, तो बहुत सारी बोलियां भी बहती हैं, और उन बोलियों के माध्यम से हम बहुत सारा विकास कर सकते हैं, बहुत सारे साहित्य को पढ़ सकते हैं। देखिए, हम हर क्षेत्र का एक बहुत अपना विस्तृत साहित्य है, लिटरेचर है, लेकिन हम इसीलिए नहीं पढ़ पाते क्योंकि हम उसको जानते नहीं है। लेकिन अगर हमें जानना, अगर किसी को रामचरितमानस पढ़ना है, तो उसे हिंदी सीखनी पड़ेगी। ऐसे अगर हमें दूसरी भाषा का साहित्य पढ़ना है, तो उन बोली को अगर हम थोड़ा थोड़ा सा भी सीखेंगे, तो वो बोली हमें बहुत गर्व महसूस कराएगी कि हम इस चीज को जानते हैं और समझते हैं। तो बस मेरा आज की भाषा दिवस पे आप लोगों को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई, कि अगर आज के दिन पर अगर हम ये संकल्प ले कि जैसे हमारे सुब्रमण्यम भारती जी, जिनके आज के जन्म दिवस पर ये दिवस मनाने का निश्चित किया गया है, कि अगर वो 6 भाषाओं के जानकार हो सकती, तो हम हिंदी और अंग्रेजी के साथ अगर एक बोली भाषा को थोड़े ही स्तर पर बेसिक उसकी जानकारी भी अगर हम हासिल कर लें, तो हमें लगेगा कि आज का दिन हमारा सफल है। और हम इस भाषा दिवस को मनाने की औपचारिकता में नहीं रहेंगे, हम उसको दिल से स्वीकार कर पाएंगे कि हम भारत के नागरिक हैं, और भारत इतना समृद्ध विरासत वाला देश है। उस विरासत के एक छोटे से मोती को अगर हमने सहेज लिया, तो ये हमारे लिए बहुत अनमोल साबित होगा, और हम बहुत सारे विकास करने में, तरक्की करने में हमें आगे ले जाएगा। तो बस अंतिम शब्दों के रूप में मैं कहूंगी कि करते हैं हम तन मन से वंदन, करते हैं तन मन से वंदन जन गण की अभिलाषा का, अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का। हम जिस भाषा के, हम उस भाषा का सम्मान करें, उस भाषा को आगे लेकर जाएं। भाषा उत्सव है, और उत्सव में शामिल होने के लिए आज हम कम से कम किसी एक दूसरी भाषा के अगर 2-4 शब्द भी आज के दिन पर हम सीख पाए, तो आज का दिन हमारे लिए सार्थक होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि आपके बीच में अपनी बात को रखा। नमस्कार मंजू शुक्ला जी, इट इज अ वंडरफुल टॉक। जहां तक भाषा का महत्व, प्रसार एवं प्रासंगिकता की बात आती है, तो आज भारतीय भाषा दिवस के ऊपर आपका यह व्याख्यान सुना, बहुत लाभान्वित हुए हम लोग सभी के सब। हमारे क्षेत्रीय केंद्र नोएडा के सारे अधिकारी कर्मचारियों को भाषा के बारे में पता चला, ये बहुत महत्वपूर्ण था। चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती
जो जनक कहे जाते हैं भारतीय भाषा के लिए, उनका जन्म 11 दिसंबर 1882 में हुआ था और उनकी बहुत अल्प आयु 39 इयर्स में 12 सितंबर 1921 में हो गया था। इनका जन्म तिरुनेलवेली में हुआ था और आज उसको थुत्तुकुडी जगह कहा जाता है। और बहुत इनका मुख्य उद्देश्य भारतीय भाषा को मनाने का क्या था कि हमारी विभिन्न भाषाओं को सामंजस्य करना, उसकी प्रासंगिकता करने, और ये नहीं कि कोई भी भाषा है, चाहे मैं कहीं का भी हूँ, अवध का हूँ या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हूँ या साउथ का हूँ, तमिल का, तो सभी लोगों को विभिन्न विभिन्न भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। और कोई भी भाषा ऐसा नहीं है कि महत्वपूर्ण नहीं है, सारी भाषाएं महत्व है, चाहे तमिल हो, चाहे बंगाली हो, चाहे कोई भी हो, मलयालम है, सभी हमारी भाषाएं हम लोगों को सीखना चाहिए। जहां तक नई शिक्षा पद्धति की बात आती है, उसमें ये इस पर भारत सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण इसके बारे में बताया है कि बच्चों को अपनी मातृभाषा, आज पहली बता मातृभाषा और मातृभाषा का जो आपने जो उल्लेख किया है, अंतर बताया है, इट इज ए वंडरफुल और अतुलनीय। ये जीवन भर में याद रखूंगा कि मातृभाषा और मातृ भाषा में बहुत डिफरेंस होता है। मातृभाषा यानी केवल अपनी भाषा, सिंगल भाषा की बात आ जाती है, और मातृविश जो भाषा माँ के। तो बचपन में नई शिक्षा पद्धति के हिसाब से बच्चे को अपनी मातृभाषा में पढ़ने का ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बताया गया है, उसको करना है। परंतु इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का सवाल है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ग्रेजुएशन में स्वयं प्रभा के लिए ग्रेजुएशन को विभिन्न भाषाओं में पढ़ाने की व्यवस्था की है। स्वयं प्रभा चैनल हमारा है, जो कि हम लोग इंग्लिश में पढ़ाते हैं। लखनऊ में हमारा जो है हिंदी में है, मद्रास में या चेन्नई में तमिल में आता है, मलयालम में आते हैं। हम लोग हमारे विशेषज्ञ अपनी भाषा में ग्रेजुएशन पढ़ा रहे हैं, और अभी तक 14 भाषाओं में हम लोगों ने 14 या 15 भाषाओं में शुरू कर दिया है। और बंगाल में तो हमारे पास इतना बड़ा रिसोर्सेस है भारत सरकार में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में, कि हमारे सारे क्षेत्रीय केंद्र, चाहे भुवनेश्वर है, उड़ीसा की बात आ जाती है, या कोलकाता में बंगाली की बात आ जाती है, या केरल में मलयालम की बात आती है, गुजरात में अहमदाबाद या राजकोट में गुजराती की भाषा बात है, तो उसमें हम लोग अपनी जो रीजनल लैंग्वेजेस में हम लोग ग्रेजुएशन पढ़ा रहे हैं। जो भारत सरकार का एक विजन था, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का जो विजन था कि अपनी भाषाओं में ग्रेजुएशन को पढ़ाया जाए, तो ये हम लोगों ने शुरू किया है। आज के उपलक्ष्य में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इतना बढ़िया लेक्चर आपका सुनकर मैंने एक सेकंड के लिए मैं यहाँ से नहीं हटा हूँ, बस कुछ एक आध दो फाइल वगैरह देखने की बात आई थी, पर बहुत अच्छा लगा देखें। और रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू यू for giving a wonderful lecture on the occasion of the भारतीय भाषा उत्सव। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आप अपना एग्जामिनेशन देखिएगा, और प्रसाद साहब आए हैं, और प्रसाद साहब को पूरी आफ्टरनून के एग्जामिनेशन सेक्टर की पूरे पेपर्स वगैरह दिखा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। हाँ, नमस्कार। सिरान मैडम, कुछ बोलना चाहेंगी आप? हाँ, डॉक्टर मंजू शुक्ला मैम, नमस्कार। मैम सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा है। मैम नमस्कार। प्रोफेसर मंजू शुक्ला मैम प्रोफेसर हिंदी डिपार्टमेंट में है, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, और हमारी कोऑर्डिनेटर भी हैं, हमारे वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेंटर्स की कोऑर्डिनेटर हैं 2739। मैडम आपका स्वागत है फिर से, और आपको अशेष धन्यवाद। आज आपने जो ये इतना अच्छा एनलाइटनिंग लेक्चर दिया हम सबको। और आज जैसे सबको मालूम है, हम लोग जो बहुत ही फेमस लिटरेरी फिगर है हमारे देश के, सी सुब्रमण्यम भारती, उनके जन्म दिवस पर हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे। और वो तमिल पोएट थे,
राइटर थे, जर्नलिस्ट थे, टीचर भी थे और फ्रीडम फाइटर थे। तो उनके जन्म दिवस पर आज हम लोग एकत्रित हुए हैं और पूरा भारत जो है, पूरा देश उनका जन्म दिवस मना रहा है। किस रूप पे? भारतीय भाषा उत्सव के रूप में हम इस दिन को मना रहे हैं। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, उनको पॉपुलरली भारती, जो उनका सरनेम था, उससे जाना जाता है, या फिर भारतीयार से जाना जाता है, या फिर उनको महाकवि भारती भी बोलते हैं। वो बहुत ही सोशल रिफॉर्मर थे, एक्टिविस्ट थे, एंड ही एडवोकेटेड एंड फॉट फॉर इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन। He also fought against child marriage, जो बहुत ही वहाँ पे उन दिनों में 18th and 19th सेंचुरी में बहुत ही एक सोशल ईवल था। उसके अगेंस्ट में उन्होंने बहुत ज्यादा सोशल एक्टिविज्म उन्होंने चलाया था। He opposed the caste system in those days. He also tried to bring reforms to the society and religion in India. He was well versed with many languages, with a passion for Tamil. उनका एक बहुत ही फेमस पोएम है जो मैं सबको यहाँ पे सुनाऊंगी। भारतीय गणतंत्र पर उनका ये बहुत ही फेमस कविता है, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन में है, जो मैं आप सबको यहाँ पे सुनाना चाहूंगी। टाइटल है पोएम का इंडियन रिपब्लिक, भारतीय गणतंत्र। लॉन्ग लिव द रिपब्लिक ऑफ भारत, विक्ट्री टू द रिपब्लिक ऑफ भारत। 30 करोड़ उस समय उन्होंने लिखा था, 30 करोड़ पॉपुलेशन था। 30 करोड़ ऑफ पीपल शेयर दिस कॉमनवेल्थ ऑफ आवर्स, अ मार्वल रिपब्लिक without an equal in the world. Long live the republic. Shall we see henceforth the greed of one man seizing another's bite? Shall one see unmoved the spectacle of another's pain? Shall we revel in the sensuality or tolerate the selfish life? Long live the republic. Spacious fields and generous springs enrich this mighty land. Plentiful is her gift of fruits, abundant the harvest of corn, numerous are the gifts, perennial the flow. Long live the republic. We shall now lay down the law and die to preserve it. We will rather send the world in flames than suffer one man to starve. Long live the republic. This is what Lord Krishna said, I live in all living beings. Bharat will show the world the way of attaining the life divine. Long live the republic. We are of the same caste and race. We are children of Bharat all. We are equal in law and stature, and everyone is Bharat's king. Long live the republic. So you see how wonderful, in simple language, this famous Tamil poet Subramanya Bharati had expressed his views on our country, that is Bharat. I would also like to say that this poem also depicts a lot of things. It depicts the natural resources, the richness of our country. It depicts the multitude of languages, multitude of cultures, multitude of caste in this country. And it depicts the poet's respect and kind of his regard for this country. Let us continue with this tradition. Let us not let this heritage loose. Let us not let this cultural richness lose. It is the responsibility, it is our responsibility and the responsibility of the coming generations to carry on this legacy which poets like Subramanya Bharati left for us. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. आपको अशेष धन्यवाद, अशेष धन्यवाद। आज आपने समय निकालकर, वहाँ पे परीक्षा भी चल रही है इग्नू की, उसमें भी आपने समय निकालकर आज हमारा ये इनविटेशन स्वीकार किया। मैं हमारे रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर अमित चतुर्वेदी जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगी। मेरे जो यहाँ पे दूसरे कलीग्स हैं, सीनियर कलीग डॉक्टर अंजना, जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, हमारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उनको मैं, राधेश्याम जी, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। और हमारे यहाँ पे बाकी सब कलीग्स हैं, उन स्टाफ, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी।
जय भारत, जय हिंद। थैंक यू जय सो हिंद, मच। जय हिंद। हम लोग सब राष्ट्रगान के लिए थोड़ा सा टाइम देते हैं। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जगति तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मन जय हे भारत भाग्य विधाता, जय 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 जय